तो आज हम समझेंगे योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश। ठीक है ना? तो योगाभ्यास करते समय योग के अभ्यासी को नीचे दिए गए दिशा निर्देशों एवं सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग एक साधना है। ठीक है ना? इसलिए तो अभ्यास से पूर्व, जब आप अभ्यास कर रहे हो उससे पूर्व क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले शौच का अभ्यास करना, मतलब कि आपके शरीर की जो गंदगी है वो निकालने का प्रयास करना चाहिए। वो किस किस प्रकार से हो सकता है वो मैं समझाऊँ। योगाभ्यास करने से पहले शौच आदि की क्रिया कर लेनी चाहिए। सुबह सुबह योग का अभ्यास करना बेस्ट होता है। यदि सुबह नहीं कर सकते तो आप कोई भी समय पे, परंतु खाली पेट अभ्यास करना जरूरी है। वैसे तो सीधी सीधी बात मैं बोलूँ आपको तो योगाभ्यास हमेशा संध्या के समय में, संध्या सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम को भी होती है और आधी रात को भी होती है ना? तो सुबह कब होती है? सुबह 4 से 6 के बीच। और एक अच्छा सा टाइम संध्या का मैं बताऊं, 5 से 6 का जो टाइम होता है वो संध्या का है। फिर भी आप 6 बजे भी कर सकते हो। दूसरी संध्या होती है दोपहर को होती है, वो 11 बजे या 12 बजे के आसपास होती है। फिर तीसरी संध्या होती है शाम को 6 बजे होती है और चौथी संध्या रात्रि को 1 बजे 2 बजे। तो परंतु रात्रि की जो संध्या है उस समय ये अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि वो तमस का समय होता है, इसीलिए नहीं कर सकते। परंतु ये बाकी के जो 3 संध्याएं हैं उस समय अभ्यास कर सकते हैं। परंतु याद रहे एक चीज, क्या? कि पेट खाली होना आवश्यक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि शौच आदि प्रवृत्ति कर लेनी चाहिए। एक दूसरी बात कि घेरण संहिता में षटकर्म का वर्णन, हठयोग में षटकर्म का वर्णन है, प्रदीपिका में षटकर्म का वर्णन है। यदि आपको षटकर्म करना आता है और जो षटकर्म आपके लिए जरूरी, उस षटकर्म का अभ्यास करने के बाद आपको अभ्यास करना चाहिए। ऑफ कोर्स शौच आदि किया है तो फिर स्नान भी करना चाहिए। तो पहले शौच आदि क्रिया कर लेनी चाहिए, उसके बाद में स्नान कर लेना चाहिए, या तो फिर षटकर्म जो करना है वो कर लेना चाहिए। उसके बाद में स्नान करके अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि स्नान के बाद षटकर्म, षटकर्म के बाद तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो शोधन क्रिया करनी चाहिए। यह योग अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण एवं पूर्व अपेक्षित क्रिया है। कई लोग शोधन क्रिया नहीं करते हैं तो सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास के अंतर्गत कपालभाति जो होता है उसका अभ्यास कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो भी अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जैसी आपकी सेहत है, जैसा आपका स्वास्थ्य है, जिसकी जितनी आपकी जरूरियात है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आसपास का वातावरण, शरीर एवं मन की शुद्धि पहले की जाती है। शॉर्ट है ना? पहले स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ प्राण बनता है और स्वस्थ प्राण से ही स्वस्थ मन बनता है। स्वस्थ मन से ही बाकी की बाकी के चीजें ठीक होती है। ठीक है ना? योगाभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके किया, है ना? एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, योगाभ्यास कर रहे हैं, योग साधना पर तो बहुत आवाज जहाँ होती है, बहुत आना जाना उस जगह पे होता है किसी का, ऐसी जगह पे अभ्यास नहीं किया। योगाभ्यास करने के लिए शांत जगह की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए बात जिस समय पे कर रहे हो या जिस जगह पे कर रहे हो, वहां पे शांति भरा माहौल होना बिल्कुल आवश्यक है ना? शांति के माहौल में ही अच्छे से योगाभ्यास हो सकता है। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यहाँ पे अल्पाहार क्यों लिखा है? क्योंकि यदि दिन में करोगे तो कुछ तो खाना पड़ेगा, इसीलिए कहा है अल्पाहार। बाकी खाली पेट ही किया जाता है। इसीलिए कहते हैं बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग। और आप टीचर हो तो फिर सुबह सुबह तो किसी और को प्रैक्टिस करवानी होती है। तो दो ऑप्शन है,
दो ऑप्शन ये है कि 4 बजे उठ जाओ, नंबर 1, और अपनी पहले प्रैक्टिस कर लो और फिर दूसरों को प्रैक्टिस करवाने जाओ, नंबर 1। ये नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में ऐसा कोई टाइम चुने जिस समय पे आपने खाना नहीं खाया है और आप अभ्यास कर सकते हो। पर हाँ, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल फास्टिंग वाली स्थिति। मतलब कि मैं जैसे कहूँ आपको, एक टीचर का जो काम होता है वो सुबह से क्लास लेना और फिर दोपहर घर पे आना, या तो 10-11 बजे आना घर पे और फिर अपना काम करना। तो इस समय पे आप अभ्यास करोगे तो 12 बजे तक का फास्टिंग हो जाएगा या 1 बजे तक, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अल्पाहार, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, कि जिससे थोड़ा अल्पाहार जैसा भी हो जाए और शरीर को कुछ मिल गया हो, है ना? तो जैसे 2 क्लास के बीच में कुछ ले लेते हो इस प्रकार से। तो इससे खाली पेट भी नहीं है, भरा पेट भी नहीं है और अभ्यास कर सकते हो आप। तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस होती है तो गुनगुने पानी में थोड़े शहद मिलाकर लेना चाहिए। ये उनको ही करना चाहिए जिनको ये समस्या है। हर एक व्यक्ति को ये सुझाव नहीं दिया जाता कि आप योगाभ्यास करते हुए पानी लो, गुनगुना पानी लो, शहद के साथ पानी लो, नींबू पानी लो। परंतु ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक होते हैं बहुत। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँगा, एक कोई चेन स्मोकर है, जो शराब भी साथ में बहुत पीता था और उनको छोड़ा है उन्होंने ये सारी चीज़ें, तो शरीर में वीकनेस महसूस। अब योगाभ्यास भी करना है जिससे इम्यूनिटी सिस्टम उनकी बेहतर हो और शरीर बेहतर हो उनका, तो उनको कह सकते हैं कि आप साथ में रखना, तो उनको थोड़ा अच्छा लगे। पर ये एक्सेप्शनल केस है ना? तो ये बात ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि जब आप योगाभ्यास करते हो और साथ में पानी, लिक्विड या कोई भी चीज़ पेट के भीतर डालते हो, तो होता क्या है कि वो अपना पाचन करने की क्रिया शुरू कर, और फिर जो आप अभ्यास करते हो तो जहाँ जिसके अनुरूप अभ्यास करते हो, जिस मसल्स के लिए, जिस जॉइंट्स के लिए, आदि आदि आदि, जो सिस्टम को वो इम्पैक्ट करता है, वो आसन का अभ्यास करोगे तो वहां इम्पैक्ट देगा या तो फिर पाचन में इम्पैक्ट देगा, क्या करेगा शरीर? तो कंफ्यूजन पैदा होगा। इसीलिए हमेशा इन चीजों से जरा दूर रहते हैं, इसीलिए ध्यान में रखना है चीज। योगाभ्यास मल एवं मूत्र विसर्जन करने के उपरांत ही प्रारंभ करना चाहिए, है ना? देखो, शरीर के कुछ वेग होते हैं, उन वेगों को यदि हम रोकते हैं तो क्या होता है? अपान वायु डिस्टर्ब, है ना? वो वेग कौन-कौन से हो सकते हैं? खाँसी एक वेग है, खाँसी को रोकते हैं तो हमारा उदान वायु डिस्टर्ब। यदि आप को मल-मूत्र विसर्जन करना है और रोकते हो, तो आपका अपान वायु डिस्टर्ब होता है कि नहीं? तो कभी भी इसको रोकना नहीं चाहिए, है ना? टाइम निकाल के अपने-अपने समय पे उसका विसर्जन करके ही अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। एक बात ना भूलें, योग साधना पद्धति है, तो पवित्रता का ध्यान हमेशा ख्याल रखें, है ना? आप भले साधना पद्धति से नहीं कर रहे हो, पर ये मत भूलो, ऋषि मुनि ने अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए इस साधना पद्धति को विकसित किया था। तो उन्होंने विकसित किया था तो उसके पीछे उनका लॉजिक है। आप किसी भी प्रकार से कर रहे हो, परंतु वो तो स्टेप बाय स्टेप उसी प्रकार से आगे जाए। यदि आप अपवित्र हो और अभ्यास कर रहे हो, तो क्या होगा? चेतना के स्तर में ऊपर उठने में समस्या है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, पवित्रता धारण करके रखनी चाहिए। अशुद्ध शरीर से योगाभ्यास नहीं हो। फिर अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल और योग मैट का प्रयोग करना चाहिए। देखो, यहाँ पर भी दोपहर को एक बात हुई थी कि क्यों हमें योगा मैट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक टीचर यहाँ थे, उन्होंने अच्छा बताया कि कोई भी कार्य हम करते हैं, वहाँ पे उस कार्य करने के दौरान हम कुछ ऊर्जा को छोड़ते हैं बाहर की,
है ना। तो वो ऊर्जा अपने जो 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 जहाँ पे बैठते हैं वहां पे वो रह जाए। यदि आप जमीन पे बैठे हुए एकदम जमीन पे, है ना, तो क्या होती है, वो आपकी ऊर्जा जमीन में चली जाती है। परंतु यदि आप कोई बीच में, यदि चटाई है, दरी है, कंबल है, मैट है, तो उसमें स्थिर रह जाती है ऊर्जा। और वो ऊर्जा वहां पे स्थिर रह जाती है। इसलिए धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ऐसा होने के कारण ऐसा होता है कि उस जगह पे आप जब भी बैठते हो तो आपका कार्य तुरंत सफल हो जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा रक्षित है। वो ऊर्जा आपका रक्षण करती है। मतलब कि यदि आप जो मैट पे बैठते हो उसी मैट पे यदि आप बैठते हो हमेशा, तो अच्छे से योगाभ्यास कर सकते, ज्यादा अच्छे से कर सकते, है ना। इसीलिए हमेशा अपनी मैट अपने को ही अपने खुद के लिए ही यूज करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी नहीं, पति के लिए भी नहीं, किसी के लिए। हर एक को अपनी अपनी मैट के ऊपर बैठना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि वर्तमान समय में हम रबर की मैट, प्लास्टिक की मैट, है ना, यूज करते हैं। वैसे तो वो सजेस्टेबल नहीं है। उससे क्या होता है कि आपकी ऊर्जा वापस एक पदार्थ के ऊपर हो जाती है। चटाई होती है, दरी होती है, कंबल होती है, वो सोखने का काम करती है। और ये जो सारी चीजें हैं वो व्यर्थ करती है। इसीलिए यदि आसन का अभ्यास करना है आपको, तो योग मैट जैसी होती है रबर की, भले ही यूज करो आप। परंतु ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, तो उस समय पे आपको ये चटाई, दरी, कंबल जैसा ही आसन का अभ्यास उपयोग करना चाहिए। ये बात कभी भी न भूलें, है ना, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा वहां पे संग्रहित होगी और नेक्स्ट टाइम जब आप अभ्यास करोगे तो उसमें काम में आएगा। परंतु यदि इस प्रकार की मैट का इस्तेमाल करोगे, कुछ खास फायदा नहीं। ये बात जरा ध्यान में रखिए। अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसके लिए सूती और हल्के और आरामदायक वस्त्र। एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे दो बात है, मैं करूँगा आपको। एक बात तो ये कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल। आसन का अभ्यास कर रहे हो और आपका ध्यान बार बार अपने कपड़ों के ऊपर जा रहा है, कोई भी कारण से, तो अच्छी बात नहीं। हमें यहाँ पे अशरीरी होने का अभ्यास करना है। क्या करना है? शरीर से परे जाने का अभ्यास करना है। कोई भी पूरा अभ्यास, जो कुछ भी आसन का हो, प्राणायाम का हो, मुद्रा बंध, ध्यान, प्राणायाम, जो कुछ भी कर रहे हो आप, है ना। और यदि वस्त्र के कारण आपको ऐसे वस्त्र पहने हैं जिसके कारण आप ज्यादा शरीरी महसूस कर रहे हो, कोई अच्छी बात नहीं, है ना। तो ये तो जाना था जापान और चले गए चीन, ऐसी बात है ना। तो खतरनाक हो सकता है। इसलिए कपड़े पहनने में ध्यान रखें। कपड़े हमेशा सादे, आरामदायक, हल्के, अच्छे वाले कपड़े जो आपको कंफर्ट दे और जिससे आपका अभ्यास अच्छे से हो पाए, है ना। कम वस्त्र भी नहीं पहने, इससे शरीरी भाव बढ़ता है आपका। तो इस प्रकार का अभ्यास कभी भी ना करें। मैंने कहा ना, जाना था जापान और चले गए चीन, ऐसा चीज हो जाएगा, है ना, आगे जाके समझ में आए। तो ये ना करें। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करें। देखो, वर्तमान समय में थेरापेटिकल एस्पेक्ट डेवलप हुआ है ना। परंतु एक बात मैं आपको बताऊं कि वो भले ही हुआ हो और उससे भले ही फायदा हो रहा है, परंतु योग एक साधना पद्धति है। जब उसके उसकी जो बनावट जो की थी, मतलब कि जो जब इसका आ, तो उसका जब अभ्यास शुरू किया गया था, तब इस भावना के साथ नहीं किया गया था कि किसी की सेहत अच्छी हो जाए। जिसकी सेहत अच्छी है वो ही योगाभ्यास कर सकता है, क्योंकि यदि चेतना का स्तर ऊपर उठाना है ना, सीधी सीधी भाषा में मैं बात करूं तो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है आपको,
तो आपको खुद पहले स्वस्थ होना पड़े। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है। एक कमजोर व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता, है ना? इसलिए यदि थकावट है, बीमारी है, तनाव है, तो योगाभ्यास न करें। तो क्या करें? तो जो करना है वो करें, रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हो आप, परंतु योगाभ्यास न करें। योगाभ्यास के मैं कहूँगा आसन प्राणायाम का अभ्यास उस समय न करें। शवासन कर सकते हो, है ना? जो भी रिलैक्स देने वाली गतिविधि है वो कर सकते हो। आसन प्राणायाम न करें, षटकर्म न करें। तो थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग न करें। यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधी समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में योगाभ्यास शुरू करने से पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, है ना? वर्तमान समय में लोग टीवी में देख के या यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के, है ना? या तो फिर कोई बुक्स पढ़ के अभ्यास शुरू कर देता है। ये बहुत ही घातकी होता है ना? बहुत खतरनाक होता है। ऐसा नहीं, जानकारी के लिए अच्छा है, नो डाउट, जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है आपकी और करने की इच्छा जागती है, मन करता है, अच्छी बात। परंतु ये आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि आप ही जैसे विशेषज्ञ हो गए, है ना? हमेशा जिस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे परामर्श लेते हुए ही वो काम किया जाता है। जैसे कि अभी आपको वाईसीबी करना था, एग्जाम देनी थी, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे आए हो, क्यों? क्योंकि आपको किसी ने कहा होगा या आपने जाना होगा ये जो सर है वो अच्छे से कराते हैं, तो आपने वही किया एग्जैक्टली। इसी प्रकार से हमेशा योग करना है तो योग के विशेषज्ञ की सलाह ले ले। हाँ, ऐसा हो सकता है थोड़े दिन उनकी निगरानी में करो, फिर वो आपको कुछ ऐसा मॉड्यूल दे दे कि आपको यही चीज करते रहे, तो उस प्रकार से आपको करते रहना है और फिर थोड़े-थोड़े समय पे उनकी मुलाकात लेते हुए से अपडेशन करते रहना है। ये कर सकते हो यदि, हमेशा नहीं कर सकते। परंतु जो भी विषय के निष्णात होते हैं, उनसे चिकित्सकीय सहायता लेके या तो फिर अपने डॉक्टर को भी पूछ सकते हो कि मुझे ये रोग है, तो मैं योगाभ्यास कर सकता हूँ और यदि करना है तो किस-किस बातों का मुझे ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें करते हुए ही उस चीज़ का अभ्यास करें, ठीक है नहीं? दवाई का नाम हम सबको पता है, ये दवाई लो, वो दवाई लेते हो, नहीं लेते, तो योगाभ्यास क्यों करना है इस प्रकार से? सीधी-सी बात है। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। देखो, अब आप कहोगे कि इसमें क्या ज़रूरी है? गर्भावस्था में तो बहुत ज़रूरी है ना? प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत ज़रूरी है। कुछ-कुछ अभ्यास करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए और मैं तो कहूँ कि प्रेगनेंसी दौरान अभ्यास ही ना करें। सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, ओमकार कर सकते हो, अनुलोम-विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, बस। उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर में हलन-चलन चाहिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मन, मस्तिष्क ठीक रहना चाहिए, तो ये कर सकते हो। ब्रीथिंग अच्छा पैटर्न अच्छा रहना चाहिए, तो ये कर सकते हो, तो बस ये मिनिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हानि हो सकती है इससे। आपको नहीं पता है आपके लिए क्या सही है, है नहीं? और आपने कुछ कर लिया और समस्या खड़ी हो गई। लोगों को इसी समय पे बहुत रिस्क लेने का मन करता है, नहीं लेने चाहिए। मासिक धर्म, है ना? पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के दौरान अभ्यास नहीं। अब कहोगे कि क्या प्रॉब्लम? देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि योग एक साधना पद्धति है। योग में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान अभ्यास नहीं, है ना? कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं करते हैं, तो ये क्रिया क्यों करनी है? देखो, हाइजीन मेंटेन करना, है ना?
और योग के अभ्यास में स्ट्रेचिंग रिलैक्स होता रहता है सब कुछ। तो अभ्यास नहीं कर, कुछ दिन अभ्यास नहीं करोगे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो उस समय पे अभ्यास नहीं करते। प्रेगनेंसी के दौरान सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, ओंकार कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, एक सारी चीज कर सकते हो, पर इस समय पे ये भी मत करो। जो जैसा है वैसा कुदरती प्रक्रिया के रूप में जो हो रहा है आपके साथ वो होने दो। योग या योग की कोई भी प्रवृत्ति उस समय ना करो। हाँ, नाम स्मरण कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। योग एक साधना पद्धति है। अभ्यास के समय, जैसे शुरुआत में ही डिस्कस हमने किया कि अभ्यास के समय हमें क्या करना चाहिए। तो अभ्यास का सत्र हमेशा प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अथवा स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांत प्रदान करती है और शांत वातावरण का निर्माण करती है। तो योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। आज मैंने आपको ग्रुप में एक जो मैंने अभी शुरुआत में प्रार्थना करवाई उसकी स्पीच मैंने आपको दी है। जो योग टीचर है या नहीं है वो लोग प्रार्थना कराते हैं या नहीं कराते, इसी स्पीच के अनुसार आपको प्रैक्टिस डालनी है। और मैं जो शनिवार को जो एग्जाम लूंगा उसमें इसी स्पीच को आपको अच्छे से प्रार्थना करवानी है, जिसको जिसको मैं पूछूं उनको। और फिर मैं हर रोज किसी न किसी के द्वारा प्रार्थना करवाऊंगा। इसीलिए आप सभी लोग तैयार रहे, सभी लोग इस स्पीच को अच्छे से दिमाग में मस्तिष्क में सेट कर दे और इसी प्रकार से सबको प्रार्थना करवानी है। ठीक है ना, ये बात जरूरत है। तो योग अभ्यास प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए, पर स्तुति और प्रार्थना के बारे में भी ध्यान में रखें। ये स्तुति और प्रार्थना वैदिक प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। मैं प्रार्थना का भी एक लिस्ट आप लोगों को आज दे दूंगा, उसमें से जो भी आपको पसंद करना है कर सकते हो। मैंने आज एक प्ले लिस्ट दिया है आप लोगों को प्रार्थना का, वो भी ओपन करके उसमें से जो चुनना है वो चुन ले, आप वो भी कर सकते हो आप। और जो मैं करवाता हूँ गायत्री मंत्र वो भी कर सकते हो आप। तो जो कुछ भी करना हो वो अपने अपने हिसाब से चुन ले। पर एक बात ध्यान में रखें, स्तुति या प्रार्थना जो योग की जो स्तुति और प्रार्थना जो होती है ना उसी प्रकार में से उसमें से ही ले, है ना। दूसरी तीसरी जो आप जानते हो या कुछ करवाते होंगे लंबी लंबी प्रार्थनाएं, उसकी इसकी आवश्यकता नहीं है। वो अपनी अपनी जगह पे ठीक है, पर यहाँ पे योग की प्रार्थनाएं कुछ स्पेसिफिक होती है, राइट। तो ये प्रार्थना जो होती है वो मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान करती है और वातावरण को देती करती है। देखो, योगाभ्यास करने के लिए एक काइंड ऑफ पीस चाहिए, है ना, एक प्रकार की शांति चाहिए जो आपके भीतर भी हो और बाहर भी, है ना। बाहर और भीतर एक समान बनाना। आप जब स्तुति करते हो, आप जब प्रार्थना करते हो तो आपके जो ध्वनि तरंगे जो होती है ना उसके द्वारा आसपास का वातावरण में बदलाव आता है और ये बदलाव के कारण ही एक माहौल बनता है और ये माहौल के द्वारा आप योगाभ्यास अच्छे से कर पाते हो। इसलिए हमेशा याद रहे, थोड़ा आंखें बंद करें, ज्ञान मुद्रा बनाए, शरीर की मुद्रा बनाए, फिर थोड़ा श्वास ले, श्वास छोड़े, सांसों पे ध्यान दे, फिर दोनों भवों के बीच ओंकार को देखने का प्रयास करें, प्रकाश को देखे वहां पे, और फिर 5 बार, 3 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार ओंकार करें और उसके बाद में मंत्र का उच्चारण करें। जिन देवी देवता के लिए वो मंत्र है उनको भी यहाँ दोनों भावों के बीच देखने का प्रयास करें और फिर खत्म हो जाने के बाद शांति 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 करके पामिंग करके आंखें धीरे से खोलें। ये एक सॉर्ट ऑफ हमेशा प्रोसीजर करना चाहिए शुरुआत में और अंत में। ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखें। ये करना बहुत ही आवश्यकता है। यदि नहीं करते हो तो आप योगाभ्यास नहीं कर रहे हो, ऐसा ही जो कर रहे हो फिर वो तो आप जानो क्या करना है।
ठीक है नहीं, दैट इज अ कंपल्सरी। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास प्रश्वास की सजागता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास की गति नहीं रोकनी चाहिए जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से न कहा जाए ना। हमेशा एक बात ध्यान में रखें, टीचर जानता है कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमेशा टीचर को वफादार रहे, उनके अनुशासन में रहे, है ना? उनकी आज्ञा में रहे। वो रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रैक्टिस वो करवाने जा रहे हैं या करवा रहे हैं, को पता है इससे क्या होने वाला है, आपको नहीं पता है। इसलिए जो जो चीज वो करने को कहे वो ही वैसे वैसे ही करना है। आपको पता नहीं है कि ये करने से क्या होगा या नहीं होगा, तो फिर आपको वो चीज नहीं करनी। जो चीज आपको पता है वही आपको करना है। कहने का तात्पर्य है कि श्वास की गति को अननेसेसरी यदि रोकते हो आप, तो क्या होता है, आपके लंग्स, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, ये तीन जो चीज होती है उसके ऊपर अनावश्यक दबाव आता है। यदि आपके लंग्स वीक है, यदि आपका हृदय वीक है, यदि आपका मस्तिष्क वीक है और आपने श्वास को रोकने का अभ्यास किया तो समस्या हो सकती है। श्वास प्रश्वास सदैव नासारंध्रों से ही लेना चाहिए, मतलब कि नासिका छिद्र से ही लेना चाहिए। स्पेशल केस में जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, या तो धोती का अभ्यास करते हैं, जैसे कि मैं आगे जाके आपको हठयोग सिखाऊंगा, वातसार अंतः धोती, बहिष्कृत अंतः धोती। तो जब वो करते हैं तो उस समय पे आप मुंह का इस्तेमाल कर सकते हो। बहिष्कृत में भी नहीं होता है, वातसार अंतः धोती में यूज होता है यदि करना चाहो तो कहने का तात्पर्य है कि स्पेशल केस में ही इस प्रकार से होता है ना। जब तक टीचर ना कहे हमेशा नाक से ही श्वास ले, नाक से ही श्वास छोड़े, जब तक विशेष स्थिति में न कहा जाए इसी प्रकार से करें। अभ्यास के समय शरीर को शिथिल रखें। कई लोग क्या करते हैं कि अभ्यास जैसे इस प्रकार से करते हैं, इतनी अटेंशन के साथ करते हैं कि शरीर को टाइट कर, तो शरीर को टाइट करके अभ्यास नहीं करना, है ना, शरीर को शिथिल करने का ये योग है। वो शिथिल 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 शरीर को शिथिल करते हुए अभ्यास किया जाए, टाइटनेस के साथ नहीं। कई लोग आसन का अभ्यास करते हैं, आप देखते होंगे कि वो शरीर को टाइट करते हुए अभ्यास करते हैं। टाइट नहीं करना, लूज करना है। फाइनल पोजीशन में जाओ, लूज कर देना है शरीर फाइनल पोजीशन में, और फाइनल पोजीशन में जब आप जाओ शरीर को लूज छोड़ देना है और सांसों के प्रति ध्यान देना है। यदि आपके टीचर या आप खुद यदि काउंटिंग करवाते हो तो काउंटिंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। वो भी मैं समझाऊंगा आपको कि अभ्यास जब किसी को करवाते हैं या खुद करते हैं तो किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं। साइलेंस के साथ, ब्रीदिंग को देखते हुए, काउंटिंग करते हुए, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो शरीर को किसी प्रकार के झटके से बचाए, है ना। कई लोगों को एडवांस आसन करने का या कुछ कुछ आसन करने का इतना शौक जग जाता है कि शरीर साथ नहीं देता है तो भी झटके के साथ वो अभ्यास करते हैं। उनको अभी समझ में नहीं आएगा, पर कभी ना कभी इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बात जरा ध्यान में ले, झटके के साथ अभ्यास न किया, है ना। अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार योग अभ्यास करें। शरीर जितना साथ देता है, मन जितना साथ देता है, उतना अभ्यास करें। एक बात ध्यान में रखें, योगाभ्यास यदि डिस्कम्फर्ट से के साथ आप करते हो तो योगाभ्यास नहीं। योगाभ्यास यदि आप कंफर्टेबल वे में करते हो तो ही वो योगाभ्यास है। याद करो पतंजलि मुनि ने क्या कहा, स्थिरम सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो किया जाता है उसे आसन कहते हैं। उसी प्रकार से जो कोई भी अभ्यास हो, प्राणायाम का अभ्यास हो, षटकर्म का अभ्यास हो, मुद्रा का अभ्यास हो, बंध का अभ्यास हो, कोई भी अभ्यास हो, कंफर्ट मेंटेन होना चाहिए। कंफर्ट नहीं है तो योग नहीं है, तो क्या है, तो वो जो कुछ भी है पर योग नहीं, है ना। एक बात ध्यान में रखो,
वर्कआउट हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ किया जाए और योग हमेशा कंफर्ट के साथ किया है ना। तो अपने कंफर्ट को कभी भी छोड़े नहीं। अभ्यास के अच्छे परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है ना। वैसे भी हमारे योग का प्रिंसिपल क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या कहा है, आपका कर्म करने में अधिकार है, फल की आसक्ति में नहीं, ठीक है नहीं। योग में भी यही होता है कि हमें अभ्यास करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जर्नी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं। डेस्टिनेशन आएगा, जर्नी अच्छे से होगी ना तो डेस्टिनेशन आ जाएगा। जैसे कि आप अभी अच्छे से अभ्यास करोगे तो आप पास कर लोगे ना। ऐसा हो सकता है क्या, आप अच्छे से अभ्यास करो और आप पास ना कर पाओ? ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि आप रिजल्ट के ऊपर ही सोचते रहो और अच्छे से अभ्यास ना करो तो रिजल्ट नहीं आ सकता वहां पे। इसी प्रकार से अभ्यास करते हुए समय लग सकता है, परिणाम के ऊपर ध्यान न दें, परिणाम मिलेगा आपको, परंतु अभ्यास के ऊपर ध्यान दें। लगातार और नियमित अभ्यास आवश्यक। एक दिन किया, 5 दिन नहीं किया तो कोई रिजल्ट नहीं हो सकता उसका। एक दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े तो होता है कुछ नहीं हो सकता है इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नहीं हो सकता है ना। ये बात जरा ध्यान में ले। प्रत्येक योग अभ्यास के लिए ध्यातव्य निर्देश एवं सावधानी तथा सीमाएं होती है। देखो, कोई भी योगाभ्यास हो, जब मैं आपको डिटेल में आसन प्राणायाम के बारे में उसकी डिटेलिंग में कराऊंगा आपको, तब मैं हर एक आसन के बारे में समझाऊंगा और सावधानी, लाभ, कुछ स्पेशल बातें, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपसे। तो हमेशा कोई भी योगाभ्यास के बारे में सावधानी, सीमाएं होती है, तो उस दिशा निर्देश का ध्यान रखें, उसको ओमिट न करें, मतलब कि उसको ओवरटेक न करें। ओवरटेक करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा नहीं भुगतना है तो फिर जिस प्रकार से अभ्यास करने को हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे ऋषि मुनि ने कहा, उसी प्रकार से अभ्यास किया करें, वो आपके लिए सलामत रास्ता होगा। योग सत्र का समापन सदैव ध्यान एवं गहन मौन तथा शांति पाठ से करना चाहिए। जब आप अभ्यास समाप्त करते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखें, जैसे शुरुआत में प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार से अंत में शांति पाठ करते हैं, है ना। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। तो वहां पर भी यही होता है, पहले आसन में बैठना है, मुद्रा में बैठना है, फिर आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान, ओमकार, ज्योति को देखना है, ओम को देखना है, 3 बार 5 बार ओमकार का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करना है, और फिर शांति 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 और समाप्त, पामिंग करना है, समाप्त। ये हमेशा रहे। तो ये मैंने जो ओपनिंग स्पीच दी है वो ही क्लोजिंग स्पीच है ना। तो ये बात जरा देख। अब अभ्यास आपने कर दिया, अभ्यास आपका हो गया। अब क्या करना, अभ्यास के तुरंत बाद स्नान ना करें, है ना। तो कितनी देर तक स्नान ना करें, तो 20 से 30 मिनट तक स्नान ना करें। अब आप कहोगे सर जल्दी कितनी होती है, सुबह सुबह का टाइम, अभ्यास करना टाइम वैसे ही निकाला है अभी, और अभी आप कह रहे हो कि 20-30 मिनट स्नान ना करें और फिर कह रहे हो कि 20-30 मिनट बाद आप भोजन करें, कैसे हो सकता है। आपको सही रिजल्ट चाहिए, हाँ चाहिए, तो करना पड़ेगा, दैट्स इट। थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठा करें, राइट। कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज की एक प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर से ही वो किया जाता है, प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज का, है ना। तो प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल क्या है कि योगाभ्यास की खाली पेट किया आपने, शौच और स्नान से निवृत्त होने के बाद किया आपने, है ना। यदि करने के बाद आपको स्नान करने का मन है, तो कई बार ऐसा फीलिंग आता है जैसे गर्मी के मौसम में खास तौर पे ऐसा होता है कि भी स्नान करने का मन होता है,
तो उस समय पे तुरंत स्नान नहीं करते। 20-20 मिनट शांति से बैठना है, आंखें बंद करके शांति से महसूस करना है, ध्यान करो या तो फिर सिर्फ आंखें बंद के नाम जप करो, जो भी करना हो वो करो या बैठो शांति से। उसके बाद स्नान करो और स्नान करने के आधे घंटे बाद अन्न ग्रहण कर सकते हो। स्नान कर लिया है आप तो 30 मिनट के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हो। आप कहोगे पानी पी सकते हो? हाँ, पानी पी सकते हो, और पानी पी सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि नींबू पानी पी सकते हो, ठीक है? नहीं, नींबू पानी नहीं पी सकते, पानी पी सकते हो। ये बात जरा ध्यान में ले। अब दूसरी बात, सात्विक विचार के लिए भोजन। देखो, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने सुबह-सुबह 1 घंटा योगाभ्यास कर लिया, मैंने संध्या पूजा, संध्या वंदन आदि कर लिया, सूर्य देव की आराधना कर ली, तो हाँ, मेरा सब कुछ हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 1 घंटा कुछ भी चीज़ करते हो, तो उसका प्रभाव रहता है नो डाउट पूरे दिन में, परंतु बाकी के समय पे आप क्या करते हो, तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? अमूमन सभी लोग जो बीमार होते हैं ना, उसके पीछे का कारण उनका अ, अनियमित आहार ग्रहण करना, अनियमित भोजन लेना और भोजन सही प्रकार का न लेना, वो ही होता है, या अधिक मात्रा में भोजन लेना ही होता है। हमेशा अपने भोजन के प्रति ध्यान दें। एक रूप से ऐसा भी कह सकते हैं, योग भी एक प्रकार का भोजन है। वो भोजन आपके चित्त के लिए है, आपके शरीर के लिए है, प्राण के लिए है, मन के लिए है ना? इसी प्रकार से जो अन्न रूप जो आप भोजन ग्रहण करते हो, वो अपने शरीर को बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए आप करते हो। तो शरीर और मन को यदि ठीक रखना है, तो जैसे योगाभ्यास की आवश्यकता है, ऐसे ही सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। तो आहार संबंधी दिशा निर्देश सुनिश्चित कर कि अभ्यास के लिए शरीर एवं मन ठीक प्रकार से तैयार है। अभ्यास के बाद आमतौर पर शाकाहारी आहार ही ग्रहण करना श्रेयस्कर माना जाता है। क्यों? देखो, हमारे योग के अभ्यास में, है ना, सबसे पहला यम कौन सा है? सबसे पहला यम है अहिंसा, राइट? तो मतलब कि हिंसा न करना। तो यदि योग का अभ्यास करना है तो अहिंसक बनना पड़ता है। दैट इज अ फंडामेंटल प्रैक्टिस, राइट? यदि फंडामेंटल प्रैक्टिस अहिंसा है, तो अहिंसा का अर्थ होता है कि शाकाहारी, है ना? और शाकाहारी भी ऐसा बनना है कि किसी को हानि नहीं होनी चाहिए उससे। इस प्रकार से शाकाहारी बनना है। मतलब कि यदि आप बहुत ज्यादा खाते पीते हो ना, वो भी एक प्रकार से हिंसा ही है, क्योंकि ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा समाज को, आपको भोजन देने के लिए करना पड़ेगा। तो ये गलत चीज, इसीलिए कहते हैं कि अहिंसा का पालन करो, वो बहुत ही जरूरी है। सात्विक आहार ग्रहण करो, ऐसा भोजन कि जो आसानी से पच जाए। तो अभ्यास के बाद आमतौर पर शाकाहारी आहार ग्रहण करना श्रेयस्कर माना। 30 वर्ष की आयु से ऊपर व्यक्ति के लिए बीमारी या अत्यधिक शारीरिक कार्य अथवा श्रम की स्थिति को छोड़कर एक दिन में 2 बार भोजन करने का ही व्यवधान कहा गया है। देखो, वैसे तो 2 बार ही भोजन करना चाहिए, परंतु सुबह-सुबह आज के समय में सबको आदत सी हो गई है, तो नाश्ता करने की आदत। तो वो नाश्ता प्रोटीन युक्त होना चाहिए, फाइबर युक्त होना चाहिए। ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे आपकी जो पूरे शरीर की जो सिस्टम है, उसको पोषण मिले। सुबह-सुबह आपको फाइबर की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो युक्त आहार आपको लेना चाहिए। स्प्राउट ले सकते हो, चने ले सकते हो, अ, मूँग ले सकते हो आप, है ना? तो ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। तो 30 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति के लिए बीमारी या अत्यधिक शारीरिक कार्य अथवा श्रम की स्थिति को छोड़कर एक दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए।
फिर दोपहर को भोजन लिया और रात को भोजन लिया, बस हो गया। इससे ज्यादा कभी भी खाना खाए पिए नहीं। बीच बीच में जो खाने की जो गलत आदतें हैं वो बिल्कुल ही आपके स्वास्थ्य को खराब करने का तरीका है ना। बीच में एक फैशन से निकली थी कि हर 2-2 घंटे कुछ खाना चाहिए, बिल्कुल खराब, एकदम खराब, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे बार बार आपके शरीर की पूरी सिस्टम जो पाचन प्रणाली है उसे काम करना पड़ता है, और वो काम करना पड़ता है इसीलिए उसे श्रम पड़ता है, तो फिर और दूसरा काम होता नहीं, तो शरीर को बहुत श्रम पड़ता है, तो आगे जाके शरीर खराब हो जाता है। तो ये आदत बिल्कुल खराब है। योग किस प्रकार सहायता आपको कर सकता है? योग निश्चित रूप से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। देखो, योग योग का अभ्यास जब भगवान शिव ने अभ्यास करवाना शुरू किया, मतलब कि सप्तऋषि को इसका ज्ञान दिया। कल हम योग की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे थियरी क्लास में, तब मैं आपको उस चीज के ऊपर ले जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको सांसारिक भौतिक चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि योग निश्चित रूप से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला साधन है। यदि किसी को किसी भी चीज से मुक्ति चाहिए, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज से मुक्ति चाहिए, तो योगाभ्यास करें, कुछ ही समय में वो चीज आपसे छूट जाएगी। कंफर्म कंफर्म। ये ऐसा साधन है जिससे यदि मुक्ति मिल सकती है, तो ये ऐसा साधन है कि जिससे कुछ भी चीजों से, सांसारिक चीजों से मुक्ति मिल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। यदि किसी को ड्रिंक करने की आदत, तो उनको योगाभ्यास करने लगो, थोड़े ही दिनों में, महीनों में ड्रिंक छोड़ देगा। स्मोकिंग की आदत है, उसे योगाभ्यास करवाना शुरू कर दो, छोड़ देगा। यदि किसी को गुटखा खाने की आदत है, उसे योगाभ्यास करवाना शुरू कर दो, छोड़ देगा। किसी को दूसरी तीसरी गलत चीजें हैं शरीर में, है ना, तो उसे योगाभ्यास करवाना शुरू कर, छोड़ देगा। योग सीधी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता है, योग इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किस प्रकार से करता है? वो आपके जो शरीर में जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है, जो हार्मोन सिक्रेशन का काम करती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है और आपके भीतर से सिस्टम को तैयार करता है कि उस चीज से उसको निकाल, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से योग हमेशा फायदा ही करता है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सक शोधों ने योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यह नहीं, लाखों योग अभ्यासियों के अनुभव के आधार पर भी इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग किस प्रकार से सहायता कर सकता है। आपको एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, योग आपको सामान्य मनुष्य को किस प्रकार से सहायता कर सकता है। ये जो लिखा है यहाँ पे 4-5 पॉइंट, इसको अच्छे से याद कर सकते हो। कल मैं उसका महत्व वगैरह है वो भी समझाऊंगा आपको थियरी क्लास में, तो वो भी आपको जरूर से याद करना है। तो योग शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हितकर अभ्यास है। यह मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार के विकारों के प्रबंधन में लाभकारी है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकार और तनाव को कम करने में भी सहायक। योग मासिक धर्म को भी नियमित बनाता है। देखो, उस समय पे भले नहीं करना है, परंतु रूटीन में यदि योगाभ्यास आप करते हो तो ये साइकिल को भी वो नियमित कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि योग तंत्रों के ऊपर प्रभाव डालता है, वो जो आपके जो हार्मोन में संतुलन लाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में संतुलन लाता है, उसके आधार पे बाकी के तंत्रों के ऊपर संतुलन, है ना। तो ये उसकी खास प्रभाव होता है, इसीलिए सारे तंत्र अपने आप ही अच्छे से काम करने लगते हैं। संक्षिप्त में यदि कहें तो योग शरीर एवं मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है। उन्नति जीवन के अवरोध का, जीवन यदि अवरोध में है तो योग करें,
योग करोगे सारे अवरोध दूर हो जाएंगे, है ना। और आप लोग तो दूसरों को योग करवाने जा रहे हो, तो आपके अवरोध तो कितने दूर होंगे वो तो समय ही बताएगा, है ना। आप लोगों को इतने सारे पुण्य मिलने वाले हैं, इतने सारे भगवान के आशीर्वाद मिलने वाले हैं, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है कि नहीं। ये ऐसा पुण्य का कार्य है, ये ऐसा दान का कर्म है ना, कि जो आपको भी समृद्ध करेगा और दूसरों को भी समृद्ध करेगा।